इस क्लास में हम लोग करेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और फीडबैक एम्पलीफायर, इनके रिलेटेड एमसीक्यूज। ये हमारे यहाँ यूनिट 6 और यूनिट 7 में कवर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इन एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन ओवर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज कैसा होता है। आपको मालूम है कि जो गेन है फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह चेंज होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज के आसपास से लेके 20 किलो हर्ट्ज, इतने बीच में जो गेन है वो कांस्टेंट रहता है करीब करीब। ठीक है, ये इसका मेन फीचर है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, तो इस पर क्वेश्चन आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग स्कीम इज, इसकी एडवांटेज क्या होती है। इम्पिडेंस मैचिंग तो नहीं है क्योंकि इसका आउटपुट इम्पिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इकोनॉमी, ये इसका एडवांटेज है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स जो हैं रेसिस्टेंस कैपेसिटर काफ़ी सस्ते होते हैं। आप भी अगर खरीदने जाओगे तो आपको 2-2, 5-5 रुपए में ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक मेन फीचर है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं वो सस्ते होते हैं, इसीलिए इकोनॉमी इसका एक फीचर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the range of frequency over which the voltage gain equals to or greater than something of the maximum gain is known as bandwidth। ठीक है, तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है उसका बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ हम बोलते हैं जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका वोल्टेज गेन, ये जो गेन है इधर वोल्टेज गेन और इधर है फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिन पॉइंट्स के ऊपर गेन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, ये है मैक्सिमम वैल्यू गेन की। ठीक है, और ये जो गेन की वैल्यू है ए प्राइम, सो ए प्राइम इज इक्वल टू 70.7% ऑफ मैक्सिमम गेन। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट्स, इन फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और इन फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है F2 माइनस F1, इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं बैंडविड्थ। इस फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसका गेन कांस्टेंट रहेगा, उसके अलावा जो सिग्नल्स हैं उसका गेन काफ़ी कम होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। समझ आ गई आपको। तो ये जो गेन है यहाँ पे वोल्टेज का वो 70.7% कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है वोल्टेज के इस वैल्यू से, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट अपॉन √2, यहाँ से आ रहा है। √2 को अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है वी इनपुट अपॉन 1.414 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये निकलेगा 0.707 ऑफ वी इनपुट, इसको आप लिख सकते हो 70.7%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। 1/√2 ऑफ इनपुट वोल्टेज ऐसे पूछ सकता है, 0.707 ऑफ इनपुट वोल्टेज ये पूछ सकता है, या फिर 70.7% ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आप हर तरह से इसको आंसर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, bandwidth of an amplifier is the range of frequency at the limit of which the voltage gain falls by। ठीक है, अब ये डेसिबल में पूछ रहा है, अभी इसने नॉर्मल फ्रैक्शन में पूछा था पिछले क्वेश्चन में, अब पूछा है डेसिबल में। तो डेसिबल में अगर आप जाओगे तो √2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा डेसिबल गेन जो आएगा आपका वो आएगा 20 log बेस 10 वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। अब वी आउटपुट की वैल्यू है इनपुट का 1/√2 और नीचे तो वी इनपुट रहता ही है। ठीक है, तो ये इनपुट से इनपुट कैंसिल, ये हो गया आपका 20 log 1/√2, ये आ जाता है आपका -3 dB। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आके आपका dB गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB कम हो चुका है, ये माइनस का मतलब इतना रिड्यूस हो चुका है मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू मान के चले हैं एज्यूम करके कि वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट है, तो वहाँ पे 0 dB को हमने मैक्सिमम वैल्यू माना था, तो -3 dB जो है वहाँ से 3 dB कम हो गया है, तो इसका आंसर हो गया 3 dB। ठीक, 3 dB के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, यहाँ पे जो गेन है वो मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB कम हो जाता है, मैक्सिमम है 0, ये है -3। ठीक है, मैक्सिमम से 3 dB कम हो गया, उसी को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
F1 एंड F2 उनके बीच का जो गैप है वो हो गया बैंडविड्थ। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ए 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज अ फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 100, सेकंड स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 200 एंड थर्ड ऑफ 400। ठीक है, फाइंड द टोटल वोल्टेज गेन इन dB। ठीक है, अब ये डेसिबल में पूछ रहा है। डेसिबल में गेन हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब ये जो गेन दिया हुआ है ये आपको नॉर्मल गेन दिया है। ठीक है, ये नॉर्मल गेन दिए हुए हैं, इनको पहले हम डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और फिर उसका हम निकालेंगे dB गेन, या फिर आप पहले इस नॉर्मल गेन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल गेन जो होता है वो होता है आपका सारी स्टेजेस का मल्टीप्लिकेशन, जितनी भी स्टेजेस आपने लगा रखी पहले आप उसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल गेन निकाल लीजिए इस तरह से 100 इंटू 200 इंटू 400। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6, 6 तो जीरो आ जाएंगे इसमें, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसका आप लॉग ले लीजिए। इसका आप लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? डेसिबल गेन आपका हो जाएगा लॉग बेस 10, वोल्टेज गेन है तो यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है। अब इसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी कैलकुलेट करके, मैं आपको जस्ट बताता हूँ सीधे सीधे। आप ये काम अलग अलग भी कर सकते थे, पहले 100 का निकालिए, फिर 200 का निकालिए डेसिबल में, फिर 400 का निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ठीक है, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 6.9, इसकी वैल्यू आई है 6.9, मैंने कैलकुलेट किया। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 138। ठीक है, तो आंसर हो गया 138 dB। आप चाहते तो यहाँ से सीधे लॉग ले सकते थे, सबका अलग अलग, तो यहाँ पे लॉग A1 हो जाता 20 लेके, यहाँ पे प्लस हो जाता 20 लॉग A2, प्लस हो जाता 20 लॉग A3। इस तरह से भी कर सकते थे, अलग अलग dB गेन निकाल के उसको आप ऐड कर सकते थे। तीनों को अलग अलग निकालिए dB गेन, फिर उसको ऐड कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, और अगर यहाँ पे डेसिबल में यूनिट ना लिखी होती तो आपका यही आंसर हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिबल में लिखा था इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको गेन दिया हुआ है। इन ए 3 स्टेज एम्पलीफायर इंडिविजुअल स्टेजेस हैव नॉर्मल गेन लिखा है, सॉरी dB गेन नहीं है, नॉर्मल गेन है 10 12 एंड 5। टोटल गेन पूछा है और यहाँ पे यूनिट डेसिबल में नहीं है, तो ये भी नॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल गेन के केस में आपको केवल इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 10 600। ठीक है, अगर डेसिबल में नहीं है तो केवल मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हो गया, ईच टाइम द ऑर्डिनरी पावर गेन इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 10, द dB पावर गेन इंक्रीजेज बाय। इसको आप ऐसे देख सकते हो, dB जो पावर गेन है वो कैसे लिखते हैं हम, A इज इक्वल टू 10, अब पावर में यहाँ पे 10 आता है, 20 नहीं आता, लॉग बेस 10। ठीक है, अब फैक्टर 10 से इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर 10 आ जाएगा, है ना, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब लॉग बेस 10, 10 का आप लोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू 10 कितना हो गया 10, तो ये आ गया आपका 10 dB। 10 dB से चेंज होगा, जब भी 10 फैक्टर से चेंज होगा आपका पावर, तो टोटल dB चेंज कितना आएगा 10 dB। ईच टाइम द ऑर्डिनरी पावर गेन इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, 2 कर देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 10 लॉग, सॉरी 10 लॉग 2। अब log 2 की वैल्यू मालूम है हमें कितनी होती है, log 2 की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0.3010 होती है, तो ये हो गया 10 इंटू 0.3, ये हो गया 3 dB। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका 3 dB। ईच टाइम द ऑर्डिनरी वोल्टेज गेन, अब यहाँ पे वोल्टेज गेन आ गया, वोल्टेज गेन 10 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, तो वोल्टेज गेन के केस में यहाँ पे 20 आता है, 20 लॉग बेस 10, कितने फैक्टर से इंक्रीज किया है 10 से इंक्रीज किया है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, बाहर है 20, तो आंसर हो गया आपका 20 dB। ठीक है, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईच टाइम द ऑर्डिनरी वोल्टेज गेन चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ √2। अब वोल्टेज गेन √2 से चेंज हो रहा है, पावर गेन वाले में 2 था, यहाँ पे √2 है, आंसर पे फर्क नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वहां पे 10 था, यहाँ पे 20 है, लॉग यहाँ पे है √2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 20 लॉग √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर
1/2। अब लॉग के केस में जो पावर है वो बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 20/2 लॉग, यहाँ पे 2 आ गया। अब सेम चीज बन गई, जो पावर वाले केस में था वो यही तो था, 10 log 2, सेम आ गया ना। इसका आंसर क्या आया था, 3 dB, वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो पावर में जो चीज 1/2 पे होगी वही इस चीज इसमें होगी 1/√2 पे। ठीक है, जब भी √2 से चेंज होगा तो सेम रहेगा 3 dB। √2 जहां भी आप देखो 3 dB कर दो। ठीक है, वोल्टेज के केस में। A single stage amplifier has a voltage gain of 60. The collector load RC is equal to 500 ohm and the input impedance is 1 kilo ohm. Calculate the overall gain when the two such stages are connected through RC coupling. अब देखिए होता क्या है, इन थ्योरी जब आप दो स्टेजेस कनेक्ट कर रहे हो तो उनका टोटल गेन होता है A1 इंटू A2, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली होता क्या है, जो पहली स्टेज है उसका जो गेन है A1, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। उसके रिड्यूस होने की वजह क्या है, वजह ये है कि जो आउटपुट इम्पिडेंस है पहली स्टेज का, गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है बीटा आर ए सी अपॉन आर इनपुट। अब ये जो ए सी है ये आउटपुट इम्पिडेंस है आपका, इस आउटपुट इम्पिडेंस के पैरेलल में दूसरा ट्रांजिस्टर आ गया, दूसरा ट्रांजिस्टर इसके पैरेलल में आने से उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाता है, बीटा आर ए सी पैरेलल आर इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज अपॉन आर इनपुट। अब कोई भी रेसिस्टेंस के पैरेलल में आप एक और रेसिस्टेंस लगा देते हो तो टोटल रेसिस्टेंस कम हो जाता है ना। आपने एक तरह से देखा जाए तो एक सड़क के पास में दूसरी सड़क बना दी पैरेलल में, तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल गेन जो है ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितने फैक्टर से डिक्रीज होता है, ये हो जाता है आपका इक्वल टू बीटा आर ए सी पैरेलल आर इनपुट अपॉन आर ए सी। ठीक है, इसकी वैल्यू इतने से बीटा नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा आपका ए वी प्राइम इक्वल टू ए वी इंटू आर ए सी पैरेलल आर इनपुट अपॉन आर ए सी। ठीक है, इसको आप नॉर्मल से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के लिए हमको यहाँ पे गेन अलग से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज का गेन कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू A1 प्राइम सॉरी A1 प्राइम इक्वल टू A1 इंटू आर ए सी पैरेलल आर इनपुट अपॉन आर इनपुट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 500 पैरेलल में क्या है यहाँ पे इनपुट में 1 किलो ओम, नीचे क्या है 500। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए मिटाने के बजाय मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट स्लाइड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वी इक्वल टू बन जाएगा, कितना था 60 इंटू 500 इंटू 1000 अपॉन 500 प्लस 1000 कितना हो गया 1500। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में क्या है नीचे 500। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बन जाएगा 60 इंटू ये बन गया आपका 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 1500। ठीक है, और यहाँ पे पहले से नीचे 500 भी है, ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, 5 तियाँ सॉरी 15 पंजे 75, ये हो गया आपका 60 इंटू 50 अपॉन 75। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5 ढाई 50, कितना हो गया 40। तो ये 60 से घट के कितना हो गया है 40। सेकंड जो स्टेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 60 का 60 ही रहेगा। तो ओवरऑल गेन कितना हो गया आपका A1 प्राइम इंटू A2, 40 इंटू 60 कितना आ गया 2400। करीब करीब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। आइडियली कितनी होनी चाहिए थी 60 इंटू 60 3600, वो घट के कितना हो गया 2400। वजह क्या है, सेकेंड स्टेज का शंटिंग इफेक्ट जो लगता है फर्स्ट स्टेज पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2400 के जो भी आसपास है, ये 2400 के सबसे क्लोज है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हैज कलेक्टर लोड RC इक्वल टू 10 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस इतना, बीटा इतना, RL इतना, फाइंड AV। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। AV कितना हो जाएगा, बीटा RAC। अब ये सिंगल स्टेज है तो इसमें आपको सेकंड स्टेज वाला कोई कंसिडरेशन लेने की जरूरत नहीं है। RAC अपॉन R इनपुट। RAC का मतलब क्या होता है, टोटल लोड। टोटल लोड मतलब RC पैरेलल RL अपॉन R इनपुट। ये सारी वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल के दिखाई देते हैं। 100 इंटू RC पैरेलल RL कितना है, RC है आपका 10 किलो ओम, 10 किलो ओम इंटू RL है आपका 100 ओम, तो किलो वाला हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अपॉन 10 किलो ओम 10,000 प्लस 100, 10,000 प्लस 100 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, आर इनपुट। आर इनपुट की वैल्यू क्या है, 1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 इंटू 3 4 5 6, 6 जीरो है केवल, 2 से 2 जीरो से 2 से काट दिए, 2 2 4, ठीक है। नीचे आ गया आपका 101 और साथ में आ गया 1000। 3 जीरो से 3 जीरो गए, क्या बचता है ऊपर, 1000 डिवाइडेड बाई 101, ठीक है। तो ये करीब करीब 10 के आसपास आ रहा है, आई थिंक 10 के आसपास ही आना चाहिए। आंसर हो गया इसका डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। बेटर इम्पीडेंस मैचिंग, सही बात है। हाई पावर गेन, सही बात है। बेटर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, गलत बात है। नो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, ये भी गलत बात है। ऑल ऑफ दी अबव, नहीं होगा। ओनली ए एंड बी, ये आंसर सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ओनली ए एंड बी। बेटर इम्पीडेंस मैचिंग भी होती है क्योंकि इसका आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। हाई पावर गेन मिलता है इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गेन ऑफ टू सेपरेट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स इज A1 एंड A2 व्हेन दे आर कनेक्टेड वाया RC कपलिंग, द ओवरऑल गेन। अब थ्योरेटिकली तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इससे कम होता है, ठीक है। A1 क्रॉस A2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 क्रॉस A2। कोई बात बेटा, वो जुलाई में करेंगे, छुट्टी पे तो घर जाने दो हमें। सर छुट्टी रहेगी सर, करीबन कितने दिन की छुट्टी रहेगी, 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक, हाँ 10 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 10 जुलाई, हाँ कॉलेज खुलते ही। पूरी एक महीने की वो रहेगी गेम है, 40 दिन की, 40 दिन, हाँ मजे करो। हाँ नोटिस नहीं होता है, हमारी यूनिवर्सिटी बुक बताना कि वो पुलिस का, हाँ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इफ द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज RL प्राइम and the speaker has resistance of RL, which of the following is true so that maximum power is transferred to the load, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ये वाला पहला, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये आपके में आएगा एग्जाम में और आपको ऐसा का ऐसा लगा देना, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछ ले तो इसमें आप पुट कर देना। NP क्या है यहाँ पे, प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स। सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं ट्रांसफार्मर में वो है, ठीक है। चलिए, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कपलिंग्स, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसमें से अलग अलग क्वेश्चन बनाने से अच्छा था मैंने एक चार्ट बना के रख दिया है यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए कि कौन सी कपलिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस पर आपका क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये अपने आप में कई सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इन RC कपलिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज अबाउट, ये करीब करीब 10 माइक्रोफैरड होती है, ये एक जनरल रूल है, ठीक है। तो इसमें आपको समझने जैसा कुछ नहीं है, इसको ध्यान कर लीजिए, हो सकता है पूछे, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए लेकिन आ सकता है। अब देखो यूनिवर्सिटी का कुछ आइडिया नहीं रहता क्या पूछ ले, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। व्हेन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज बीइंग यूज्ड
to amplify the DC signal. The one must use, कौन सी कपलिंग पूछ रहा है, कौन सी कपलिंग यूज करनी चाहिए? When a multi-stage amplifier is being used to amplify the DC signal, the one must use. DC सिग्नल के लिए अगर आप RC कपलिंग यूज करोगे तो क्या होगा? कैपेसिटर से DC सिग्नल पास ही नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ट्रांसफार्मर से DC सिग्नल पास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन सी कपलिंग यूज करेंगे? डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, डीसी सिग्नल के केस में केवल एक ही कपलिंग आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट, और कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर दोनों ही एसी के लिए काम करते हैं, तो डीसी में इनका कोई काम नहीं है। तो डीसी के केस में आप कौन सी कपलिंग यूज करोगे? डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, 1 dB करस्पॉन्ड्स टू कितने परसेंट चेंज इन पावर लेवल? ठीक है, पावर लेवल में 1 dB करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच चेंज? ठीक है, इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक सेकेंड होल्ड करिए। एक सेकेंड होल्ड करिए, हाँ, मेरे पास एक कॉल आ रही है तो मैं बताता हूँ अभी आपको। चलिए, 1 dB corresponds to how much change in power level? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 1 dB इधर लिख लिया, 1 dB इज इक्वल टू हाउ मच चेंज इन पावर लेवल। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 log बेस 10। ठीक है, P फाइनल अपॉन P इनिशियल, है ना। अब हमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि P फाइनल और P इनिशियल, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना परसेंटेज वाइज पूछा है। तो हमसे पूछा गया बेसिकली P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, ये पूछा गया है परसेंटेज वाइज। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये हो गया 1/10 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 P फाइनल अपॉन P इनिशियल। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब 1/10 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 P फाइनल अपॉन P इनिशियल। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा? एंटी लॉग देखें तो कैसे करते हैं? यहाँ पे 10 है, इसकी पावर में ये आ जाएगा और इक्वल टू में ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 1/10 इज इक्वल टू P फाइनल अपॉन P इनिशियल, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.26। पूछा क्या गया है? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनपुट इंटू 100। तो इसको -1 कर दीजिए दोनों तरफ, इधर भी 1 घटा दिया, इधर भी 1 घटा दिया, क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू 0.26। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? 26%। इतने परसेंट चेंज होगा आपका पावर लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 26%। 1 dB का मतलब है इतने परसेंटेज से आपकी पावर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगर पावर की जगह पे वोल्टेज होता तो यहाँ पे जो 10 होता है इसकी जगह पे क्या हो जाता? 20 हो जाता, तो चीजें बदल जाती। ठीक है, इन एन RC coupled amplifier the AC voltage across load RL has a peak to peak value of 18 volts. Find the maximum possible AC load power. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि इन एन RC coupled amplifier the AC voltage across load, पीक टू पीक वोल्टेज आपको दे दी। ठीक है, V पीक टू पीक दिया है 18 वोल्ट।
ठीक है। अब पीक टू पीक वैल्यू का आधा होता है मैक्सिमम वैल्यू। पीक टू पीक किसे कहते हैं? ये इस पीक से लेके इस पीक तक के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पीक टू पीक। मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके एक पीक की वैल्यू, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पीक का आधा होता है। ठीक है, तो पहले निकाल लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, वो कितना हो जाएगा, पीक टू पीक अपॉन 2, मतलब 9 वोल्ट्स। ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। अब निकाल लेते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम का 1/√2 करके, 9/√2, ये हो गया आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉसिबल एसी लोड पावर पूछा गया है, तो पावर कितना हो जाएगा, V RMS स्क्वायर अपॉन RL। ठीक है, तो ये हो गया 981 अपॉन नीचे आ गया 4। ठीक है, और RL की जगह पे कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 4, एक सेकेंड। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती की है इसमें। नीचे √2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए गलती, इस तरह की गलतियां तो क्या ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाती है मिस्टेक्स। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 81/200। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 405 मिली वोल्ट, मिली वॉट आ जाएगी। ठीक है, चलिए, अब इस तरह की गलती हो जाती है, कोई नहीं, किसी से भी हो सकती है, आप मत करना, मैंने की है। चलिए, एक ये चार्ट है, इसको ध्यान कर लीजिए। इस चार्ट में से बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को अच्छे से ध्यान कर लीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अलग अलग बनाने से अच्छा है कि एक ही में हो गया। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एसी आउटपुट पावर टू द जीरो सिग्नल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज नोन एज। ठीक है, एसी आउटपुट पावर टू द जीरो सिग्नल पावर मतलब डीसी पावर। जब कोई एसी सिग्नल नहीं है तो कौन सी है, डीसी पावर। इसको हम बोलते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। ठीक, चलिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कलेक्टर एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन जीरो सिग्नल मतलब डीसी। चलिए, पावर डिसिपेटेड बाय द ट्रांजिस्टर इज गिवन एज। पावर डिसिपेटेड कौन सी होती है, डीसी माइनस एसी। जो पावर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कौन सी है, डीसी पावर है, बैटरी से जो पावर दे रहे हैं। जो पावर यूज हो रही है वो कौन सी है, एसी पावर है। जो भी बचा वो क्या है, डिसिपेटेड पावर है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, डिसिपेटेड पावर। ठीक है, चलिए, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय जीरो सिग्नल डीसी पावर। ठीक है, जीरो सिग्नल, जब कोई भी एसी सिग्नल नहीं लगा है तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम जो डिसिपेट कर सकता है वो हीट, ठीक है, वो इतनी होनी चाहिए। जो जीरो सिग्नल पे उसमें डीसी पावर उसे मिल रही है, जितने पावर की आपने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, उतनी उसमें डिसिपेटिंग पावर होनी चाहिए, वही है उसकी पावर रेटिंग। ठीक, चलिए, ए पावर ट्रांजिस्टर हैज जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन ऑफ 10 वॉट। 10 वॉट उसका जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन है, तो ये हो गई आपकी पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग तो 10 वॉट हो गया, यहाँ भी 10 वॉट है, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए सीधे सीधे। दूसरी चीज क्या पूछी है, इफ द एसी आउटपुट पावर इज 4 वॉट, द पावर रेटिंग एंड कलेक्टर एफिशिएंसी।
पावर रेटिंग हमने 10 वॉट्स लिख दी ऑलरेडी। जीरो सिग्नल डीसी पावर ही पावर रेटिंग होती है। कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है? PAC अपॉन PDC, है ना। PAC कितना है? 4, वो कितना है? 6, कितना हो गया, सॉरी नीचे वो कितना है? 10, कितना हो गया टोटल? 40%, है ना। 0.4 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। आंसर आ गया आपका ये वाला। चलिए, अब ये है परमिसिबल पावर रेटिंग फॉर अ ट्रांजिस्टर इज कैलकुलेटेड। ये इसका फॉर्मूला होता है, ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर है जंक्शन का, ट्रांजिस्टर के जंक्शंस का, वो है TJ मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर, माइनस जो सराउंडिंग्स है, एम्बियंस है, उसका टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय थर्मल रेसिस्टेंस थीटा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, चलिए, इसीलिए सराउंडिंग्स जितनी ठंडी होंगी ट्रांजिस्टर उतना अच्छा काम करेगा, है ना। सराउंडिंग्स जितनी अच्छी होंगी ट्रांजिस्टर उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये जितना कम टेम्परेचर होगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर के लिए आपकी लिमिट्स भी दी हुई है। कहाँ गया ये? सिलिकॉन के लिए होता है 150 डिग्री सेल्सियस, ये वाली वैल्यू, और जर्मेनियम के लिए होता है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने टेम्परेचर तक अच्छे से काम करेगा सिलिकॉन वाला, तो वो ज़्यादा यूजफुल है हाई टेम्परेचर जहाँ पे सराउंडिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो वहाँ पे सिलिकॉन यूज़ करेंगे, ठंडी जगहों पे आप जर्मेनियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिलिकॉन वाला 150 डिग्री सेल्सियस, जर्मेनियम वाला 90 डिग्री सेल्सियस। चलिए, वैसे इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों छोड़ना जब हमें दिखाई दे रहा है सामने। एक एक क्लास A, क्लास B और क्लास C एम्पलीफायर के बारे में जो आपस में डिफरेंस है उनका एक चार्ट मैंने बना के दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस चार्ट को आप याद कर लो, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्लास A, क्लास B, क्लास C क्या होता है ये हमने क्लास में डिस्कस किया ही था, तो उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। चलिए, द आउटपुट ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली, आउटपुट कौन सी होती है? पावर स्टेज। लास्ट में हमको सबसे ज़्यादा पावर उसको देनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोग बीच में मैनेज कर चुके हैं RC कपलिंग लगा के, तो लास्ट में कौन सी स्टेज होती है? पावर स्टेज। ठीक है, चलिए, क्लास C एम्पलीफायर आर यूज्ड एज AF एम्पलीफायर्स, डिटेक्टर्स, या फिर RF एम्पलीफायर्स। यह है RF एम्पलीफायर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द साइज ऑफ power transistor is made considerably large due to heat dissipation। heat dissipation, जितना ज़्यादा आप बड़ा बनाएंगे सरफेस एरिया उसका ज़्यादा रहेगा, पावर क्योंकि ज़्यादा जनरेट हो रही है तो डिसिपेशन भी आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, इसीलिए ट्रांसफार्मर जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे एरिया ज़्यादा रखा जाएगा चीज़ों का। ठीक है, इसीलिए साइज ज़्यादा रखते हैं जिससे हीट डिसिपेट होने में आसानी हो। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो हीट आसानी से डिसिपेट हो पाएगी। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब आप इसमें फीडबैक लगाएंगे। ठीक है, तो फीडबैक दो तरीके का है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यही सब है हमारे यूनिट नंबर 7 में। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, चलिए, इस यूनिट के भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। इजी है ये, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स वोल्टेज गेन। नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए, तो उसका जो गेन है वो घटता है। ठीक है, आउटपुट का कुछ पोर्शन आपने वापस से इनपुट में भेज दिया, है ना। गेन की वैल्यू क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का पोर्शन आप वापस से इनपुट में भेज रहे हो तो आउटपुट ऑब्वियसली आपका इनपुट के कंपैरिजन में पहले से कम हो गया है। ठीक है, तो जो गेन है ओवरऑल वो आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन आपका रिड्यूस होता है। द वैल्यू ऑफ नेगेटिव फीडबैक रेशियो इज ऑलवेज। फीडबैक रेशियो क्या होता है? जो आपने आउटपुट वापस से फीडबैक में भेजा डिवाइडेड बाय आउटपुट वैल्यू। अब आउटपुट की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा थोड़ी ना आप फीडबैक में भेज दोगे, आउटपुट से ही तो फीडबैक दे रहे हो, तो फीडबैक की वैल्यू आउटपुट से ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकती, है ना। तो इसकी जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम रहता है, तो ये हमेशा होगा लेस देन 1। ठीक है, चलिए, कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। इफ द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक इज AV, द फीडबैक रेशियो इज MV, द गेन विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज, क्या हो जाता है? AV अपॉन 1 + AV MV। ठीक है, यह है आपका
फीडबैक गेन नेगेटिव फीडबैक के केस में, ठीक है, घट जाता है इतने रेशियो से घट जाता है। अब यहाँ नीचे 1 है तो ओवरऑल वैल्यू ये हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है, 1 के प्लस में लगा है ना ये सब कुछ, और इनका साइन सबका पॉजिटिव है, तो 1 के प्लस में कोई चीज़ है तो वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़े से आप डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये जो है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाएगा, ठीक है, ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी एम वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वी एंड ए एफ वी इक्वल टू क्या होता है, फीडबैक गेन, ये होता है आपका ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी एम वी आर द वोल्टेज गेन्स ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक एंड विद नेगेटिव फीडबैक, देन फीडबैक फ्रैक्शन, आपसे एम वी की वैल्यू पूछी गई है कि एम वी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर लो, 1 अपॉन ए एफ इक्वल टू 1 प्लस ए वी एम वी अपॉन ए वी। अब इसको अलग अलग कर लो, ए एफ माइनस में इसको इधर ले आओ, ए वी इक्वल टू ए वी से ए वी कैंसिल, यहाँ पे आ गया एम वी, 1 अपॉन ए एफ माइनस 1 अपॉन ए वी, कौन सा आंसर होगा, 1 अपॉन ए एफ माइनस 1 अपॉन ए वी, ये हो गया डी, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है केवल। चलिए, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इज जेड इनपुट विदाउट फीडबैक, देन विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इट्स वैल्यू विल बी। अब इसमें क्या होगा, इनपुट जो इम्पीडेंस है वो घटेगा या बढ़ेगा, फीडबैक लेने के बाद नेगेटिव में क्या होना चाहिए, आप ऐसे देखो, आपने देखा कि गेन की जो वैल्यू है वो घट रही है फीडबैक लगाने के बाद, ठीक है, और गेन किस पे डिपेंड करता है, गेन डिपेंड करता है आपका आउटपुट इम्पीडेंस अपॉन इनपुट इम्पीडेंस पे, तो सीधी सी बात है कि जो नीचे है वो बढ़ रहा है तभी तो गेन घट रहा है, तो नीचे कौन सा है, इनपुट इम्पीडेंस, मतलब इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये हो गया z इनपुट इंटू 1 प्लस ए वी एम वी, ठीक है, एक सिंपल सी चीज केवल आपको ध्यान रखनी है कि गेन की वैल्यू घट जाती है, उसी से आप सारा कुछ निकाल लोगे, ठीक, सेम चीज आउटपुट में उल्टा हो जाएगा, आउटपुट घट जाएगा, है ना, z आउटपुट अपॉन 1 प्लस ए वी एम वी, गेन घटा है इसका मतलब आउटपुट इम्पीडेंस भी घटा है, ए वी ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसकी वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ी रहनी चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से आपको सेट करना है, तो क्या हो जाएगा, ए वी विद फीडबैक इज इक्वल टू ए वी अपॉन, यहाँ पे 1 को इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा, एम वी इंटू ए वी से ए वी कैंसिल, तो फीडबैक जो गेन है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एम वी, ठीक है, इस तरह से ये कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि फीडबैक रेशियो तो कांस्टेंट है, वो तो जितना हमने सेट कर दिया उतना सेट कर दिया, तो उसी बेसिस पे ये आपका फीडबैक गेन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो यह है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस केस में, जब आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की हुई है उस केस में, ठीक है, हमेशा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to obtain good gain stability in a negative voltage feedback amplifier the relation should satisfy, अभी बताया था, है ना, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, काफ़ी सेम चीज़ है, ठीक, चलिए, एमीटर फॉलोअर इज ऑल्सो नोन एज, अब इसमें एमीटर फॉलोअर मतलब कॉमन कलेक्टर, है ना, कॉमन कलेक्टर है, तो कॉमन मतलब जो कॉमन में होता है वो बीच में ग्राउंड रहता है, तो ग्राउंडेड कलेक्टर, ठीक है, चलिए, if it most necessary to control signal noise ratio 2, it is most necessary to control signal to noise ratio at initial stage, ड्राइवर स्टेज, आउटपुट स्टेज, डिटेक्टर स्टेज, इनिशियल स्टेज में जरूरी है, इनिशियल स्टेज में जब आपने नॉइस ले लिया तो उसको आप एम्पलीफाई करते चले जाओगे, है ना, तो वहीं पे आपको कंट्रोल करना जरूरी है, सिंपल सी बात है, ये डेटा टेबल आप याद कर लीजिए, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, ठीक है, कितने टाइप का फीडबैक होता है और उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक, इसको याद कर लीजिए। A transistor oscillator converts DC power to AC power, है ना, DC power into AC power, simple. In an LC transistor oscillator the active device is, active device कौन सी है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, बाकी सब तो पैसिव है, 116, सॉरी, an oscillator produces damped undamped modulated, ऑसिलेटर है मतलब लगातार ऑसिलेशंस उसमें हो रहे हैं, है ना, डैम्प होगा तो डिके कर जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ऑसिलेटर थोड़ी ना कहेंगे उसको, तो ये हो गया अनडैम्प्ड, ठीक है, चलिए, एन ऑसिलेटर एम्प्लॉइज पॉजिटिव फीडबैक,
नेगेटिव होगा तो डिके करता जाएगा और ऑसिलेशंस बंद हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फीडबैक है। एन LC ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसीज, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और इसकी वजह है कैपेसिटर, ठीक। हार्टली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इन ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स द फीडबैक सर्किट प्रोवाइड्स, फीडबैक सर्किट कितना फेज शिफ्ट देता है 180, और टोटल फेज शिफ्ट कितना होता है 360 या फिर 0, तो ये इसका आंसर हो गया 180, 360, ठीक है। 180 तो पहले से मिल ही रहा है ट्रांजिस्टर से, और 180 एक्स्ट्रा मिल जाता है फीडबैक सर्किट से, तो टोटल हो जाता है 360। अकॉर्डिंग टू बर्कहॉसन क्राइटेरिया, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें गेन कितना हो जाता है फीडबैक के साथ में, AB अपॉन 1 माइनस MV/AV, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है, तभी आपका ऑसिलेशन सस्टेन करेंगे। अब यहाँ पे गेन इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका गेन इतना है कि आपका आउटपुट सस्टेन कर रहा है अपनी वैल्यू को, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय ईच RC सेक्शन इज, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में 3 सेक्शन होते हैं RC, ठीक है, 3 RC सेक्शन होते हैं, टोटल फेज शिफ्ट कितना है हमें मालूम है 180 डिग्री, 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन का कितना हो गया 60, ठीक है, एक सेक्शन का हो गया 60। चलो, इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन, फेज शिफ्ट में डिपेंड करता है किस पे, R पे और C पे, ठीक है, R एंड C, ठीक। चलो, an oscillator differs from an amplifier because it has more gain, requires no AC input, requires no AC input, भाई DC सप्लाई भी चाहिए उसको, ठीक है, इनपुट नहीं चाहिए, अपने आप सस्टेन करता है ऑसिलेशंस को। चलिए 125, इन कॉलपिट्स ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड, कॉलपिट ऑसिलेटर में फीडबैक कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ 2 कैपेसिटर्स, ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है, 2 कैपेसिटर के बीच से फीडबैक लेते हैं, फीडबैक रेशियो भी निकाला था आपने एक्सपेरिमेंट्स में, ध्यान है। चलिए वही है, ये दोनों कैपेसिटर्स के बीच में से हम लेते हैं यहाँ से फीडबैक, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मैंने आपको सारे जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, कॉलपिट ऑसिलेटर की ये होती है, हार्टले की ये होती है, फेज शिफ्ट की ये है, अभी क्वेश्चन भी आया था किस पे डिपेंड करती है, तो R और C पे डिपेंड करती है, और वीन ब्रिज की ये है, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, इसीलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, ये है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने ये दे दिया है आपको, ठीक है। ए सिग्नल जनरेटर जनरली यूज्ड इन लैबोरेटरीज इज, कौन सा ऑसिलेटर है, वो वीन ब्रिज ऑसिलेटर है, जो आपकी लेबोरेटरी में जो आप ऑडियो ऑसिलेटर यूज कर रहे हो उसमें कौन सा ऑसिलेटर यूज हो रहा है, वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। ऑडियो ऑसिलेटर्स आपने यूज किए थे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में, RC फिल्टर में यूज किया था ऑडियो ऑसिलेटर, ठीक है, RC कपल्ड एम्पलीफायर में यूज किया था, ठीक है, तो वो कौन सा ऑसिलेटर यूज कर रहा है, वीन ब्रिज ऑसिलेटर, उसको आप खोल के देखोगे तो अंदर निकलेगा वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस मुझे पॉसिबल क्वेश्चंस मिले तो वो मैंने आपको बना के बता दिए हैं, लास्ट यूनिट थोड़ी सी बनाने से रह गई थी तो वो मिस हो गया अभी मुझसे, कोशिश करूंगा आगे अगर एग्जाम से पहले आपके हो पाए, जो 8वीं यूनिट है उसके क्वेश्चंस, तो फिलहाल आज तो मेरे पास नहीं तैयार है, तो आज उसको छोड़ते हैं, अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप बुक में भी देख सकते हो। चलिए, अभी यहीं ख़त्म करते हैं इसको।